चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। क्वेश्चन नंबर है 32 जिसमें पूछा गया है पॉलन ग्रेन मेजर्स अबाउट डैश टू डैश मिलीमीटर इन डायामीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में पॉलन ग्रेन का जो साइज पूछा गया है वो मिलीमीटर में पूछा गया है और हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में साइज माइक्रोमीटर में गिवन है जो कि है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर। सो जब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 0.025 से लेकर 0.05 मिलीमीटर। अब आंसर शीट में जो आंसर लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 25 से लेकर 50 मिलीमीटर जो कि इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है एमएमसी इज आल्सो कॉल्ड डैश, जिसका आंसर होना चाहिए पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट। लेकिन आंसर शीट में इसका जो आंसर दिया है वो दिया है मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोरोसाइट जो कि इस कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में इनकरेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के अंडर पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक के अंडर पूछा जाता तब इसका आंसर मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरोसाइट सही होता। और मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके का क्वेश्चन पूछना इररिलेवेंट और इलॉजिकल है क्योंकि एमएमसी का फुल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है और मेगास्पोर मदर सेल भी होता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सब टॉपिक पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक। क्वेश्चन नंबर है 78 जिसमें पूछा गया है कि टाइप ऑफ डिवीजन इन विच कैरियोकाइनेसिस इन अ सेल इज नॉट फॉलोड बाय इमीडिएट साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि अगर किसी सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रही है मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है तो ये किस फॉर्म में रिजल्ट करेगा। सो इसका आंसर ये होगा कि उस पर्टिकुलर सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब किसी भी सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि एक सिंगल सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाएगी और इस तरीके से जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। और दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएं मतलब उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज ना करे। सो इस सिचुएशन में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेल्स फ्यूज किए हैं तो यहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होगी उस तरीके को हम लोग बोलते हैं सिंशियम। सो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 78 में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होगी वो सिनोसिटिक कंडीशन से अराइज होगी लेकिन आंसर शीट में जो आंसर दिया है वो है सिंशियम जो कि इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें एक स्टेटमेंट देकर ट्रू फॉल्स पूछा गया है और स्टेटमेंट है कि द न्यूक्लियर डिविजन्स इन द फंक्शन मेगास्पोर आर फ्री न्यूक्लियर जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इंडिपेंडेंटली और फ्रीली डिवाइड करता रहता है, साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं होती है और इस तरीके से जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तब इस तरीके के डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर लिखने की बजाय फंक्शन मेगास्पोर लिखा है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फंक्शनल मेगास्पोर का मतलब हुआ एक ऐसा मेगास्पोर जिसके पास एबिलिटी है आगे फंक्शन करने की, जिसके पास पोटेंसी है आगे चल के फंक्शन करने की। लेकिन फंक्शन मेगास्पोर का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। अब फंक्शन और फंक्शनल में वही डिफरेंस है जो टीचर और टीचिंग में होता है। टीचर उसे बोलते हैं जो टीचिंग करता है तो बिल्कुल उसी तरह से फंक्शनल उसे कहेंगे जो फंक्शन करेगा। जिस तरह से टीचर और टीचिंग दोनों सेम नहीं है बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन और फंक्शनल दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन मेगास्पोर के बजाय फंक्शनल मेगास्पोर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104 जिसमें पूछा गया है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है इसको समझते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसैक के अंदर 7 सेल्ड कंडीशन होती है जिसमें 3 एंटीपोडल्स की सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड्स की सेल होती हैं, एक एग सेल होती है जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं और एक लार्ज सेंट्रल सेल होती हैं। तो इसमें से जो 2 सिनर्जिड की सेल्स होती हैं इन्हीं सिनर्जिड्स की जो मेम्ब्रेन होती है माइक्रोपाइलेट टिप वाले साइड से अंदर की तरफ एक्सटेंड होती हैं, कुछ सेलुलर थिकनिंग्स बनाती हैं और उन्हीं सेलुलर थिकनिंग्स को फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं जो कि पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो जिस सिनर्जिड की फिलीफॉर्म एपरेटस ज्यादा केमिकल को सिक्रेट करेगी पॉलन ट्यूब उसी सिनर्जिड की फिलीफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसी सिनर्जिड में इंटर करेगा। और जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर इंटर करती है सिनर्जिड की सेल डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पॉलन ट्यूब
ट्यूब आती है वो किसी एक सिनर्जिड के अंदर इंटर करती है, ना कि दोनों सिनर्जिड के अंदर। एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन में कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स pollen tube releases the male gamete into the cytoplasm of the synergid। एनसीईआरटी में ये कहीं नहीं लिखा है कि pollen tube दोनों सिनर्जिड्स में इंटर करती हैं, pollen tube किसी एक सिनर्जिड में इंटर करती है। तो हम बोल सकते हैं कि pollen tube enters one of the synergid या फिर pollen tube enters into a synergid। और अगर आपने ये कहा कि pollen tube enters into synergids तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिनर्जिड्स प्लूरल फॉर्म हो गया और दोनों सिनर्जिड के अंदर पॉलन ट्यूब इंटर नहीं करता है। तो यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन ये हुआ कि इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड या फिर इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। अगर आपने ये कहा कि इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स तो वो गलत हो गया। और आंसर सीट में लिखा हुआ है कि इट गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू दिस सिनर्जिड्स, जो कि गलत है। यहाँ पर इनटू अ सिनर्जिड होना चाहिए या फिर यहाँ पर होना चाहिए इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, तब ये आंसर करेक्ट होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टॉपिक पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 123, 124, 125, 126 एंड 127। इन सभी में कुछ माइनर टर्मिनोलॉजी मिस्टेक्स हैं। अब इन मिस्टेक्स को जानने से पहले आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है पॉलिनेशन करके। पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है पिस्टिल के स्टिग्मा पर, और इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। अब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इस प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं उनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स या फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वैस्प्स, एंड बर्ड्स एटसेट्रा। और वहीं पर विंड और वाटर ये दोनों आते हैं एबायोटिक एजेंट्स में। अब अक्सर हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटर्स को एक ही समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटर्स ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स एक बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आता है पॉलिनेटर्स। एक्चुअली में पॉलिनेटर जो टर्म है वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है बायोटिक एजेंट्स के लिए। जितने भी बायोटिक एजेंट्स होते हैं उनको हम लोग पॉलिनेटर्स बोलते हैं, और जितने भी एबायोटिक एजेंट्स होते हैं उनको हम सिंपली एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। एबायोटिक एजेंट्स के लिए आप लोग पॉलिनेटर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑल पॉलिनेटर्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स बट ऑल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट पॉलिनेटर्स। और इसीलिए एनसीईआरटी में पॉलिनेटर्स की बजाय एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन लिखा है, ताकि एनसीईआरटी बायोटिक एजेंट्स को भी पढ़ा सके और एबायोटिक एजेंट्स को भी पढ़ा सके। अगर एनसीईआरटी पॉलिनेटर्स हेडिंग लिख देती तब वो एबायोटिक एजेंट्स को नहीं पढ़ा सकती थी। नाउ अब मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उन क्वेश्चंस को आंसर करिएगा। जो टीच करता है उसे टीचर बोलते हैं, जो लव करता है उसे लवर बोलते हैं, जो फाइट करता है उसे फाइटर बोलते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो पॉलिनेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब, उसको बोलते हैं पॉलिनेटर। नाउ अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या किसी पॉलिनेटर के पास पॉलन ग्रेन हो सकता है? क्या किसी पॉलिनेटर के पास में स्टेमन हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है? नाउ अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे और कुछ लोगों का आंसर होगा कि नहीं, पॉलिनेटर्स के पास में ये सारी चीजें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन का होना, स्टेमन का होना, स्टिग्मा का होना, इन्फ्लोरोसेंस का होना, ये तो प्लांट्स और फ्लावर्स का फीचर है, ये पॉलिनेटर्स का फीचर नहीं है। तो पॉलिनेटर्स के पास में ये सारी चीजें टेक्निकली और साइंटिफिकली नहीं हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। नाउ अब मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स का होना, लाइट पॉलन ग्रेन्स होना और स्टिग्मा का फेदरी होना, ये किसका फीचर है? वेल ऑब्वियसली इसका आंसर होगा विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स या फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। नाउ अब अगर हम अपने उन क्वेश्चंस पर वापस जाएं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में लगातार विंड पॉलिनेटर्स, विंड पॉलिनेटर्स, विंड पॉलिनेटर्स, विंड पॉलिनेटर्स और विंड पॉलिनेटर्स जैसे टर्म का यूज किया गया है। अब विंड पॉलिनेटर्स जो टर्म है वो साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ये इनकरेक्ट टर्म है। विंड पॉलिनेटर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। विंड पॉलिनेटर्स जैसा
जैसा कोई टर्म ना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ना ही किसी हायर लेवल के बॉटनी बुक्स में लिखा हुआ है, तो अपने आप में ये टर्म ही लिखना यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 124 को देखें तो इसमें कहा गया है कि पॉलन ग्रेन ऑफ विंड पॉलिनेटर्स इज लाइट। अब पहली बात तो विंड पॉलिनेटर्स जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर इनको पूछना चाहिए कि पॉलन ग्रेन ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स या फिर पॉलन ग्रेन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स इज लाइट, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है कि फेदरी स्टिग्मा एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस आर द फीचर ऑफ। अब फेदरी स्टिग्मा और स्टेमेंस का वेल एक्सपोज्ड होना ये फीचर होता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का या फिर कह दो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, लेकिन आंसर शीट में इसका आंसर दिया हुआ है विंड पॉलिनेटर्स, जो कि फिर से इनकरेक्ट है साइंटिफिकली। अब क्वेश्चन नंबर 126 में फिर से वही मिस्टेक, 127 में फिर से वही मिस्टेक्स, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस में लगातार सेम मिस्टेक्स करी गई हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 132, जिसमें पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स, एल्गी और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, उसका क्या रीजन है। नाउ पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन ही कंप्लीटली इनकरेक्ट है, क्वेश्चन को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। आइए समझते हैं क्यों और कैसे। सबसे पहले आप एक बात समझो कि जितने भी लोअर प्लांट ग्रुप्स के मेल गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और उनको फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम यानी वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वाटर एक्ट्स एज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीट इन लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इतना लिखने के बाद एनसीईआरटी ने फुल स्टॉप लगाकर इस पॉइंट को यहीं पर खत्म कर दिया है। अगले लाइन से एनसीईआरटी एक अलग कॉन्सेप्ट पर बात करती है कि किन प्लांट ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा। आप कॉमन सेंस लगाइए कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इन तीनों प्लांट ग्रुप्स के मेंबर्स के जो मेल गैमीट होते हैं उनको फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए वाटर की नीड पड़ती है। मतलब अगर वाटर नहीं होगा तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। नाउ अब 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं कि एल्गी लार्जली एक्वेटिक होती हैं, मतलब वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं और मेराइन वाटर में भी पाई जाती हैं। उसके साथ साथ ये मॉइस्ट प्लेसेस पर भी पाई जाती हैं। सो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि एल्गी को वाटर की कमी नहीं है, इनके इन्वायरमेंट में वाटर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इनके मेल गैमीट को ट्रेवल करने में दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से ट्रेवल करके फीमेल गैमीट तक चले जाते हैं और इसी वजह से एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड नहीं होता है। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की, तो इनके मेंबर्स भी मोस्टली मॉइस्ट और सैडी लोकेलिटीज में पाए जाते हैं, तो इनके इन्वायरमेंट में भी वाटर ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल होता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होता है ताकि इनका मेल गैमीट ट्रेवल करके फीमेल गैमीट तक चला जाए। सिर्फ कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की स्पीसीज ऐसी हैं जिनके सराउंडिंग में वाटर नहीं पाया जाता है और इसी वजह से कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है। अब ये चीज कहां पर लिखा हुआ है, आप 12th एनसीईआरटी में वहीं पर आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वहां पर, इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited। यहाँ पर कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटेड होने की बात करी गई है, ना कि एल्गी और सभी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की। अब अगर हम अपने उस क्वेश्चन पर वापस जाएं तो उसमें क्लियरली हमसे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज। मतलब यहाँ पर क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है, जो कि गलत है और अभी हमने प्रूफ के साथ में एनसीईआरटी से देखा है इस बात को। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज, तब ये क्वेश्चन सही होता। तो क्वेश्चन में एल्गी लिख दिया, ये गलत कर दिया, और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की जगह सम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट लिखना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही होता। अब आइए इसका आंसर भी देखते हैं। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन सही पूछता तब इसका आंसर क्या होता। तो इसका आंसर होता बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमीट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। वाटर का डायरेक्ट रोल फर्टिलाइजेशन में नहीं है, फर्टिलाइजेशन में वाटर का रोल इनडायरेक्ट है ताकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रेवल करके पहुंच जाए। लेकिन अगर आप आंसर शीट देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि पार्शियली करेक्ट है। यहां पर उनको लिखना चाहिए नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमीट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, तब ये कंप्लीटली करेक्ट आंसर होता।